स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, इस चैप्टर को आपने 9th में ही पढ़ा था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन एटम। स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं गोल्ड, तो गोल्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट हमको गोल्ड के एटम्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम कॉपर को ब्रेक करेंगे तो हमको कॉपर्स के एटम मिलेंगे। तो वो सब्सटेंस जो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, अराउंड 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब स्टूडेंट, जब कुछ ही एलिमेंट्स थे तो साइंटिस्ट जो है उनको ईजिली काउंट कर लेते थे फिंगर्स पर, लेकिन जब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लगे, यानी कि अगर मैं आज की बात करूँ तो 118 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट, इन 118 एलिमेंट्स को पढ़ना इतना इजी नहीं था, तो इसलिए क्या करा कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू कि हम इनको अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हम इजीली इनको स्टडी कर पाएँ और हम इनकी हेल्प से दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ पाएँ। तो स्टूडेंट, पहले जो थे वो थे एंटोनी लवेजर, जो कि बुक में यहाँ पर मेंशन नहीं है। एंटोनी लवेजर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन जब मेटेलॉइड्स और अदर एलिमेंट्स आने लगे तो इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर डॉबिनियस आए, तो डॉबिनियस ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। उन्होंने थ्री एलिमेंट्स अरेंज किए और उन्होंने ये बताया कि जब हम 3 एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उन्होंने ये देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, साथ में जो होता है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, जो कि ट्राइड का होता है, उसके अगर हम मास का अरिथमेटिक मीन लें तो वो मिडिल वाले एलिमेंट के, यानी कि सेंटर वाले एलिमेंट्स के मास के बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखो लिथियम, तो लिथियम का स्टूडेंट एटॉमिक मास है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 46। 46 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आएगा, जो कि सोडियम के मास के इक्वल है। सिमिलरली इन्होंने एक और ट्राइड बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। तो स्टूडेंट, कैल्शियम का मास है 40 और बेरियम का मास है 137। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा 177। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 88.5 आएगा, जो कि नियरली 88 है, जो कि स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल है। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को करेंगे तो 35 प्लस 127, तो स्टूडेंट आएगा हमारा 162.5। तो जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो स्टूडेंट हमको मिलेगा 81.25, जो कि नियरली 80 है ब्रोमीन के मास के। लेकिन स्टूडेंट, क्या हुआ कि जब और एलिमेंट्स आए या और एलिमेंट्स थे उनको ये अरेंज नहीं कर पाए ट्राइड की फॉर्म में, इसलिए डॉबिनियस का लॉ एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये चीज़ स्टूडेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या करा कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब स्टूडेंट न्यूलैंड्स ने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर, तो उस टाइम नोबल गैसेस नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि जब भी हम स्टार्ट करते थे प्रॉपर्टीज़, जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने 9th क्लास की बुक ली, तो उन्होंने ये कहा कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर, तो हम ये देखते थे कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th वाले से सिमिलर होती है। तो जैसे आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट मानूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन ये नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि न्यूलैंड्स का लॉ क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ये हुआ कि ये कैल्शियम तक ही ओबे था, आपने पढ़ा होगा, और हैवियर मेटल्स के केस में ये ओबे नहीं था। और न्यूलैंड्स ने कहा था कि 56 एलिमेंट हैं, इतने ही डिस्कवर्ड हुए हैं और आगे कोई और डिस्कवर्ड नहीं होगा। लेकिन जब नोबल गैसेज आए स्टूडेंट, तो आपको मालूम है कि ये लॉ फिर एक्सेप्ट नहीं। उसके बाद मेंडलीव ने कुछ अच्छा वर्क किया। उन्होंने कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए, यानी कि ग्रुप्स क्या होते थे स्टूडेंट, आप देखोगे कि वर्टिकल कॉलम्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते थे और पीरियड्स को हम बोलते, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते थे। उस टाइम 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, आप मेंडलीव का लॉ याद रखोगे, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके बेसिस पर है, एटॉमिक मासेस पर। तो ये आप ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आए कि मेंडलीव लॉ क्या है तो आप ये लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, है ना। लेकिन जैसे यहाँ स्टूडेंट मैंने मेनली पीरियोडिक टेबल दिखाई है, जैसे यहाँ पर कार्बन का मास स्टूडेंट 14 है ना। तो आपको मालूम है कि सॉरी, नाइट्रोजन का मास 14 है और कार्बन का मास 12 है। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको मालूम है कि जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स वो होते थे जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता था, सॉरी एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता था, एटॉमिक मास अलग होता था। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स आए, कार्बन 13, कार्बन 14
और कार्बन 12। तो जब कार्बन का 14 आइसोटोप्स आया तो इसका मास 14 था और नाइट्रोजन का भी मास 14 था। तो इसको जो है कार्बन को हमें नाइट्रोजन वाले स्लॉट में रखना था, कार्बन 14 को, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। इसके अलावा स्टूडेंट आप यहाँ देखोगे तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो आप देखो निकल का मास जो है वो 58.7 है और कोबाल्ट का 58.9 है। तो इसका मास ज़्यादा है, तो इसको बाद में आना चाहिए था, निकल को पहले आना चाहिए था, बट इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए मैंडलीफ के लॉ को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट आए हेनरी मोस्ले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने कहा मोस्टली स्टेट दैट, तो स्टूडेंट आप इसकी स्पेलिंग ध्यान रखोगे, MOSELEY। मोस्टली स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। तो स्टूडेंट अगर डिफरेंस करने के लिए आ जाए कि मैंडलीव लॉ बताइए, तो आप लिखोगे पीरियोडिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बट अगर आ जाए कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखना है, तो आपको लिखना है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, बोर्ड में पूछ लिया गया है कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मैंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो हेनरी मोस्ले ने, आपने पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो कुछ जो डिफेक्ट्स आ रहे थे जो मैंडलीव की टेबल में, वो सॉर्ट आउट हो गए। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की पोजीशन, जो कि स्टिल अभी तक जो है कंट्रोवर्सी में है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए एटॉमिक नंबर 1 है तो हम इसको फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोबाल्ट और निकल में, कि कोबाल्ट का मास ज़्यादा था लेकिन ये पहले आ रहा था, जबकि कोबाल्ट का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 27 होगा और निकल का 28। तो ये सॉर्ट आउट भी हो गया। सिमिलरली आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, चाहे वो कार्बन 12 हो, कार्बन 13 हो या कार्बन 14 हो, तो इन सब का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये 6 पोजीशन पर आएगा। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये 7th पोजीशन पर आएगा, चाहे ये इसका एटॉमिक नंबर 14 हो या कुछ 15 हो, कुछ भी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो डिफेक्ट्स आ रहे थे मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल में, वो कुछ सॉर्ट आउट हो गए हेनरी मोस्ले की अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसके बाद आप ये देखोगे एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट्स का, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनर्जी शेल्स के अंदर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर अरेंजमेंट। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो 281 हम इनको अरेंज करेंगे, तो ये जो 1 वैलेंस शेल है ये डिसाइड करेगा वैलेंसी के, हाँ कितनी वैलेंसी होगी सोडियम की, किस टाइप की वो आइंस बनाएगा, कितनी वो बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये सब किससे हमें पता चल रही है, ड्यू टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन मिले, क्योंकि इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन से आपको ईजी क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि जो मैं अगर स्टूडेंट अगर पेपर बताऊँ तो वो मोस्टली जो होता है वो 90% पेपर इजी होता है केमिस्ट्री का, यानी कि कुछ जो होंगे वो आपके फर्स्ट चैप्टर से अगर आए तो वो इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बने कि डैश इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आप लिखोगे एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पेज से आप पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन करोगे। टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द वर्टिकल कॉलम एंड periods, that is horizontal row, highlighting the regular trend in the properties of element are the periodic function। यानी कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है स्टूडेंट, टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, कुछ वर्टिकल कॉलम्स में, यानी कि हम बात करें तो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो आप कैसे याद रखो स्टूडेंट, जैसे कि आप ये एक ट्रिक में बता रहा हूँ कि HP के लैपटॉप अच्छे आते हैं, तो H मीन्स हॉरिजॉन्टल, P मीन्स पीरियड। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे कि H मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड P मीन्स पीरियड, के HP के कंप्यूटर अच्छे आते हैं या लैपटॉप अच्छे आते हैं, तो H मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो आप अगर एग्जाम में आए डिफाइन पीरियड, सो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड द पीरियड, एंड अपोजिट उसके लिख दोगे कि वर्टिकल कॉलम्स। अब स्टूडेंट आप देखो इस सेकंड पेज पर और क्या हमें करना है। तो स्टूडेंट ये देखो, आप जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, इसमें कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे 1 मार्क्स के लिए, कितने पीरियड्स हैं, 7। और अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो स्टूडेंट ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल होती है, और इसको बनाया था नील बोर ने। जैसे आप फर्स्ट पेज पे देखोगे, लेटर ऑन नील बोर गेव द एक्सटेंडेड टेबल नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब स्टूडेंट इस पेज पर पढ़ना क्या है ना, आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए, यानी कि 1 हाइड्रोजन हीलियम से लेकर कैल्शियम तक के, है ना। और उसके बाद आपको ग्रुप 1 एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए, ग्रुप 2 के याद होने चाहिए, ग्रुप 17 के होने चाहिए, ग्रुप 18 के होने चाहिए,
है ना। ये 4 ग्रुप्स के आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज। तो अगर आपको एटॉमिक मीन्स एलिमेंट्स के अगर आपको उनके नेम याद नहीं होंगे तो आप उनको अरेंज नहीं कर पाओगे। इसके बाद स्टूडेंट आपको फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, देन सेकंड पीरियड में 8 हैं, थर्ड में 8 है, एंड फोर्थ पीरियड आपको कैल्शियम तक करना है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के नेम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। स्टूडेंट फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन अगर पूछा जाए कि ग्रुप 1 के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, दैट इज हाइड्रोजन, है ना। और पूछा जाए कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, दैट इज फ्रेंशियम, है ना। ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें एलिमेंट, तो इन सब के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। वैलेंस शेल का मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इनका कितना होगा 1, लिथियम का 2,1 यानी कि फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 1, सोडियम 2, 8, 1। तो इस तरीके से इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, वैलेंसी 1 होती है। अब हम बात करें ग्रुप 2 के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो स्टूडेंट इसमें जो होगा वो रेडियम रेडियो एक्टिव होगा और इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इनकी वैलेंसी 2 होगी और ये सब मेटल्स होते हैं। तो स्टूडेंट आपने अगर मैं ट्रिक बताऊं ग्रुप 1 की, तो एलिमेंट्स की याद करने के लिए है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। आप इस तरीके से कर सकते हो, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है। सेकंड के लिए बेटा, अगर आप बॉय हो तो बेटा, अगर आप गर्ल हो तो बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। स्टूडेंट तो ये हमने कवर किए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब इनका नाम याद रखोगे, ग्रुप 1 को जो है हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। ग्रुप सेकंड को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि ये भी जो है वाटर के साथ मिलके बेस बनाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने ग्रुप 1 के स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप देखोगे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, यानी कि 10 ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हैं इनमें 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं। तो अगर आए ये क्वेश्चन बनता है फिल इन द ब्लैंक्स कि हाउ मेनी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट इन द ट्रांजिशन मेटल्स, तो आप लिखोगे 2, है ना। 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं, ये 3 से लेकर 12 तक आते हैं। फिर हमने पढ़ना है 13 से लेकर, है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो 13 वाले को हम बोरॉन फैमिली से बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन होता है और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं 3। जैसे बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर है तो 2,3, 13 है तो 2,8,3। ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। सिमिलरली नेक्स्ट हम ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट इसका नाइट्रोजन है। ग्रुप 16 को हम स्टूडेंट ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, या इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, जिनका मीन होता है और फॉर्मेशन। ग्रुप 17 को आपने 9th में भी पढ़ा था, हेलोजेंस बोलते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नेम याद रखने हैं, ग्रुप 2 के, ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन 7th ए ग्रुप बोलते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। इसमें एस्टाटाइन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। स्टूडेंट्स इनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। फेयर, क्लेवर, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंस, है ना। तो ये आप 4 को याद रखोगे, फेयर, क्लेवर, ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंस, है ना। फिर हम आते हैं ग्रुप 18, जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। इनको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें इनकी वैलेंसी 0 होती है। सब में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट द हीलियम, हीलियम के अंदर 2 होते हैं। तो पूछा जाए कि ऐसा एलिमेंट्स का नेम बताओ जिसके नोबल गैस जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप सिलेक्ट करोगे हीलियम। बाकी रेस्ट ऑफ के अंदर जो होते हैं वो 8 होते हैं। सिमिलरली रेडॉन जो होती है यहाँ पर रेडियो एक्टिव होती है। तो ये स्टूडेंट ये थे ग्रुप्स के। अब हम बात करते हैं पीरियड सी। तो ग्रुप स्टूडेंट पीरियड फर्स्ट जो होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। इसके अंदर 2
एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ग्रुप सेकंड एंड थर्ड इसको हम शॉर्ट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। देन ग्रुप 14 ग्रुप 4 पीरियड 4 एंड 5 इसको स्टूडेंट लॉन्ग बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इन दोनों को 4 और 5 को लॉन्ग कहा जाएगा। सिक्स्थ और सेवन्थ को स्टूडेंट वेरी लॉन्ग कहा जाएगा क्योंकि इनके अंदर 32 होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि 2 पीरियड्स बताइए जो वेरी लॉन्ग होते हैं तो आप लगाओगे सिक्स्थ और सेवन्थ ऑप्शन लिखोगे आप कि पीरियड सिक्स्थ और पीरियड सेवन्थ जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। और अगर आपसे अगर 1 पूछा जाए कि 1 लॉन्गेस्ट पीरियड बताइए तो आप स्टूडेंट सिक्स्थ पहले लिखोगे, सेवन्थ नहीं लिखोगे क्योंकि सेवन्थ जो होता है वो इनकम्प्लीट भी होता है। तो मोस्ट जो हम मतलब हम करें कि पॉसिबल आंसर यानी कि अगर हम करें तो कौन सा होगा, सिक्स्थ आप लगाओगे। तो ध्यान रखोगे जब आपसे अगर 1 पूछा जाएगा कि 1 लॉन्गेस्ट पीरियड बताइए तो सिक्स्थ लगाओगे, और 2 पूछे जाएंगे तो सिक्स्थ और सेवन्थ लगाओगे। स्टूडेंट इनमें अब एक और चीज़ याद रखनी है, यानी कि ग्रुप 1 2 और 13 14 15 16 17 इनको स्टूडेंट जो हम बोलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं या मेन ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर 1 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। और ग्रुप 18 को जो हम बोलते हैं वो नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज या जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर अगर क्वेश्चन अगर आए स्टूडेंट कि ऐसा ग्रुप बताइए जिसमें एक भी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट नहीं होती यानी कि सारी कंप्लीट होती हैं, तो आप लगाओ ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैस। ऐसा पूछा जाए कि वो ग्रुप्स वो एलिमेंट्स लिखिए जिनकी 1 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, तो आप लिखोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि कैसे, ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 इनकी एक ही आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, इसलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और अगर पूछा जाए ऐसे एलिमेंट्स के नेम बताइए जिनमें 2 आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती हैं, तब आप लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है 2 चीज़ों की, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन। यानी कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो पीरियड सिक्स्थ में आते हैं और ग्रुप थर्ड में आते हैं, तो इनको रेयर अर्थ भी बोला जाता है ना। कौन से ग्रुप में आएंगे, सिक्स्थ में, और पीरियड आएंगे पीरियड सिक्स्थ ग्रुप थर्ड। ऐसी जो होंगे पीरियड सेवेंथ के और ग्रुप थर्ड के, उनको हम एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। और ये एक्टिनॉइड्स होते हैं स्टूडेंट वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस अब स्टूडेंट चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि अब हमें पेज नंबर 3 पर क्या करना है नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो आपको ध्यान रखना है 18 वर्टिकल कॉलम्स का मतलब कि कितने ग्रुप्स हैं, 18 है ना। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। आप इसका रीज़न याद रखोगे, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर। इतना लिखोगे अगर रीजनिंग में आएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रुप 2 का अनदर नेम याद रखोगे, जैसे मैंने बताया था एल्कलाइन अर्थ मेटल, दे फॉर्म वीकर एल्कलीज एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 के कंपेरिजन में जो बेस बनाते हैं वो वीक होते हैं। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट मैंने बताया था इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ध्यान रखो, मेटल्स होते हैं और इनकी 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। ये ध्यान रखना 2, है ना, कि ऐसे एलिमेंट्स बताएं जिनकी 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली को बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो बोरॉन होता है। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन एंड ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली। इनको हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, मीनिंग द ओर फॉर्मिंग। ग्रुप 17 दीज एलिमेंट फॉर्म द सॉल्ट क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, जैसे 2Na प्लस Cl2 इट फॉर्म 2NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है, तो इसलिए हम इनको हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस का अगर मीनिंग आए तो आप लिखोगे सॉल्ट फॉर्मर। स्टूडेंट इसके बाद आपको करना है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप या नॉर्मल एलिमेंट्स की डेफिनेशन। इन तीनों के एक ही डेफिनेशन है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 13 14 15 16 एंड 17 दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। यानी ग्रुप 1 वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ग्रुप 13 वाले के 3 है, 14 वाले के 4 है, 15 वाले के 5 है, ग्रुप 16 वाले के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 17 के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनके अंदर इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको हम मेन ग्रुप यानी कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनके अगर पूछे जाएँ कितनी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं, तो मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की एक ही आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, तो आउटरमोस्ट एलिमेंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इनकम्प्लीट। ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। इनर्ट
स्टूडेंट पहले इनको बोला जाता था क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, ज़ेनॉन ने कुछ कंपाउंड्स बनाए दूसरे एलिमेंट्स के, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और कुछ अलग कंडीशंस पर, तो इसलिए इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते थे। सो दीज हैव देयर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट। मैंने बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स बताओ जिनकी एक भी शेल इनकम्प्लीट नहीं होती, वो होते हैं हमारे दैट इज़ द नोबल गैसेस, है ना। दे आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल हैं, है ना, इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते दूसरे एलिमेंट से। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ पीरियड्स। तो स्टूडेंट, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि HP के लैपटॉप्स या कंप्यूटर आर वेरी गुड, तो H मीन्स हॉरिजॉन्टल, P मीन्स पीरियड्स, V मीन्स वर्टिकल एंड G मीन्स गुड। तो आप ध्यान रखोगे कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ शेल जो होती है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑफ एन एटम डिटरमाइन पीरियड और ग्रुप। तो स्टूडेंट आप आंसर लगाओगे पीरियड। सो नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन द पीरियड, नॉट द ग्रुप। अब स्टूडेंट हमको नेक्स्ट पेज पर क्या पढ़ना है, लेंथेनॉइड्स जो मैंने बताए थे, लेंथेनॉइड्स जिनको हम रेयर अर्थ बोलते हैं, इनकी पोजीशन क्या थी, ग्रुप 3 एंड 6 पीरियड। एक्टिनॉइड्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया थे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, इनकी पोजीशन होती है ग्रुप 3, लेकिन पीरियड जो होता है वो 6। इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग या हम कहीं नियरली सेम होते हैं, क्योंकि ये सेम ग्रुप में लाई करते हैं। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज दे लाई इन द सेकंड। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स थे, पीरियड 3 के, यानी कि हम कहें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये स्टूडेंट ये क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज मैच होना मतलब स्टार्ट होती हैं। तो ये पीरियड 3 के एलिमेंट अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को समराइज करते हैं, इसलिए हम इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा कि सर ये भी तो हैं, तो हम ग्रुप पीरियड 2 के एलिमेंट्स को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जब आप 11th में पढ़ोगे तो आपको ध्यान होगा, जब आप पढ़ पाओगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अपने पीरियड का, तो वो दूसरों से थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर एक शेल इनकम कम होती है। तो इसलिए अभी 10th के लिए इतना नहीं पढ़ो आप ये ध्यान रखो कि अगर टिपिकल एलिमेंट्स बोले जाएँ तो कौन से एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, यानी कि पीरियड 3 के सारे एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, तो इसलिए हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलेंगे। पीरियड जो होता है हम कैसे पता करेंगे, डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ शेल। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो एक ही शेल में आए तो उसका पीरियड 1 होगा। अगर 2 में आ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं लिथियम की, तो 2 एंड 1, है ना, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 एंड 1, तो इसमें एलिमेंट्स जो आए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं वो 2 शेल्स में आए हैं, है ना, इसलिए हम इसका जो पीरियड होगा वो सेकंड होगा। सिमिलरली हम बात करें कैल्शियम सोडियम की, तो स्टूडेंट आप देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 8 1, यानी कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1। तो काउंट करो आप कितनी शेल्स हुई, 1 2 3, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3। सिमिलरली हम बात करें एटॉमिक नंबर 20, यानी कि कैल्शियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 8 2, यानी कि आप काउंट करो कितनी शेल्स आई, 1 2 3 4, तो इसका स्टूडेंट पीरियड जो होगा वो 4th होगा। जैसे आप इसमें देखो सोडियम 281, यानी कि कौन से पीरियड में, 3rd। कैल्शियम 2882 कौन से पीरियड में है, दैट इज़ 4th। अगर मैं बात करता नाइट्रोजन 2,7 और 2 7, तो 2 शेल्स आई हैं, तो कौन से पीरियड में है, दैट इज़ द पीरियड नंबर 2। तो स्टूडेंट ध्यान रखो कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं ग्रुप को, और नंबर ऑफ शेल्स डिटरमाइन करती हैं पीरियड को। जैसे स्टूडेंट इसमें पूछा था कि सोडियम कौन से ग्रुप में होगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप लिख दो ग्रुप 1। कैल्शियम कौन से ग्रुप में होगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट वाली शेल में देखना स्टूडेंट, तो इसमें 2 नंबर है, तो आप लिख दो दैट इज ग्रुप 2। लेकिन स्टूडेंट जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो तब आप ग्रुप नंबर 7 नहीं लिखोगे, तब आप ग्रुप नंबर 17 लिखोगे। तो स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसे पता करें कि हम कब 13 लिखना है, कब 14 लिखना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तो ग्रुप नंबर सेम रहेगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि 3 4 5 6 7 8, तब आप उसमें 10 ऐड कर दोगे। तो स्टूडेंट इसमें हम 10 ऐड क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि 10 जो है बीच में स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि देखो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप 1 में, 2 वाले 2 में, लेकिन अब बोरोन का 2 3 है, तो 3 है तो बीच में ये 10 पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कौन से ग्रुप में आएगा, 13, है ना। कार्बन का होता है 2 4, तो 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14। तो सिंपल सी बात याद रखो, जब
3 या 3 से ज़्यादा हो तो 10 ऐड कर दोगे, और 1 2 होगा तो 10 ऐड नहीं करोगे। अगर मैंने आपको दिया 7 है तो 7 + 10 कितने हो जाएंगे? तो आप देख पा रहे हो कि इसमें इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, सो 7 + 10 ये सब ग्रुप 17 में होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान रखोगे पीरियोडिसिटी क्या होती है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ का एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होना, रिपीट होना, तो वो कहलाता है पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, तो आप ध्यान रखोगे पीरियोडिसिटी का कॉज है ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर। जैसे यहाँ देख रहे हो कि फ्लोरीन के नीचे हमने क्लोरीन क्यों रखा, क्योंकि इसके भी 2,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के भी 2,7 है, ब्रोमीन के भी 7 है। तो क्या हो रहा है कि इसके बाद 7 के बाद 8 आया होगा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर से क्या हो गया 7। तो इसलिए जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। तो यही कॉज है पीरियोडिसिटी का कि जब हेनरी मोस्ले ने जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया तो उन्होंने ये देखा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के कि भाई जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो उनको क्यों ना हम सेम ग्रुप में रखें। तो यही रीज़न था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, आप ये लिखोगे। उसके बाद आता है ऑर्बिट्स, शेल्स, है ना, या एनर्जी लेवल। ये 3 नेम होते हैं, तीनों की डेफिनेशन एक है, यानी कि 3 नेम कौन से हैं, ऑर्बिट, शेल्स, एनर्जी लेवल। तो आप क्या डिफाइन करोगे कि शेल्स या ऑर्बिट, सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, उसको आप बोलोगे ऑर्बिट या शेल्स। यानी कि आपको मालूम होता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस में होते हैं, और एक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ होता है एटम के जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है एटम के अंदर, उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपने पढ़ी थी के एल एम एन शेल्स, तो इनके अंदर अरेंज रहते हैं, यानी फर्स्ट शेल के हो गई, सेकंड शेल एल हो गई, देन एम हो गई, एन हो गई, क्योंकि आपके एटॉमिक नंबर 20 तक ही आपको करना है, इसलिए 4 शेल्स के अंदर फिल हो जाएंगे। और वैसे टोटल नंबर ऑफ शेल्स आपने पढ़े थे, जितने टोटल नंबर ऑफ पीरियड थे यानी कि 7, उतनी ही शेल्स होंगी 7। इसके बाद स्टूडेंट आप देखो कि नंबर ऑफ शेल्स जब अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होती है। आप देखो यहाँ पर फ्लोरीन के केस में कितनी शेल्स हैं, 1 2, क्लोरीन के केस में 3 1 2 3, ब्रोमीन में 4 1 2 3 4, आयोडीन में 1 2 3 4 5, एस्टाटाइन में 6। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं स्टूडेंट, से इंक्रीज कर जाती हैं बाई 1। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या शेल बढ़ती है, नहीं, क्योंकि पीरियड आप देखोगे सपोज ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं तो इन सब में 2 शेल्स होंगी, 2 1 2 2, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 होता है, सो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, तो सब में ही सेकंड शेल्स आ रही है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर जब हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है क्या स्टूडेंट, नहीं, तो इसलिए पीरियड सेम रहता है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पीरियड बढ़ रहा है, यानी कि इसमें पीरियड 1 है तो यानी कि इसके अंदर शेल्स 1 होंगी, इसके अंदर 2 होंगी, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6 और इसके अंदर 7। इसके बाद स्टूडेंट आप टर्म पढ़ोगे वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कोई एलिमेंट का एटम कितने दूसरे एटम से कंबाइन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। सो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में हम बात करेंगे तो वैलेंसी स्टूडेंट सेम रहती है। जैसे फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है, तो इसकी 8 - 7 यानी कि 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। सो टॉप टू बॉटम जाने पे वैलेंसी सेम रहती है। लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करती है। जैसे कि आप यहाँ देखो इस वाले पेज पर कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स लिखे हैं। इनके ये एटॉमिक नंबर हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनके कन्फिगरेशन है 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8। अब इनमें नंबर ऑफ शेल्स तो सब में ही 2 हैं, लेकिन आप देखो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी 1 2 3 4, उसके बाद स्टूडेंट 4 के बाद क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 5 होंगे तो आप क्या करोगे 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0, और हीलियम के केस में 2 - 2 0। तो स्टूडेंट अब आप पूछोगे सर 8 से क्यों कर रहे हैं, 8 का मतलब क्या है, आउट ऑफ शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना, तो अब उसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें नोट ध्यान रखोगे, पहला ये
टॉप टू बॉटम जाने पर वैलेंसी सेम रहती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले बढ़ेगी फर्स्ट 4 तक, फिर इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करेगी 0 तक। तो वैलेंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी स्टूडेंट सेम रहेगी 1 2 3 4। अब अगर 4 से ज़्यादा यानी कि 5 6 7 और 8 है तब आप 8 में से माइनस कर दोगे, जैसे कि 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1। ध्यान रखना वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि अरे नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, क्लोरीन की -1 है, तो वो नहीं है ना। अब यहाँ पर आप करेक्ट कर लो, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसके बाद स्टूडेंट आप ये देखो फार्मूला हाइड्राइड LiH, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की 2 है, तो BH2 BH3 CH4, फिर कम होने लगेगी NH3 H2O HF और ये लास्ट में नहीं बनाएगा, है ना। ये क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 है, इसलिए ये हाइड्राइड नहीं बनाएगा। तो किसी एलिमेंट्स के कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ उनको बोलते हैं हम हाइड्राइड। अगर सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के साथ होते हैं तो उनको हम बोलेंगे ऑक्साइड। स्टूडेंट तो ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ तक आपको करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस तरीके से वेरी करती हैं पीरियड और ग्रुप के अंदर। तो पहले तो डेफिनेशन अगर हम समझें तो क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो रेगुलर इंटरवल पर मूव चेंज होती हैं अगर हम मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट और इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम। सो स्टूडेंट आपको कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है? आपको पढ़नी है 6। एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट आउट ऑफ 6 आपने 3 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। अगर आपने वहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ी हैं तो हम उसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस करेंगे, जो आपको 10th में याद रखनी है। एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। और जो 10th में न्यू है, क्योंकि ये चैप्टर 9th के चैप्टर पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता है, तो ये आपने 9th में नहीं पढ़ी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनकी यूनिट क्या होती है और किस तरीके से वेरी करती हैं अक्रॉस मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अपनी एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्लैग का डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें हमने ये 6 प्रॉपर्टी करी हैं। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ कर रही हैं। स्टूडेंट इस फिगर में मैंने वो 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सीक्वेंस में लिख ली हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, पहली है एटॉमिक साइज़, तो मैंने यहाँ एटॉमिक साइज़ लिख दिया है। सेकंड मेटेलिक करेक्टर है, उसको मेंशन कर दिया है ना। फिर जो है थर्ड नॉन मेटेलिक करेक्टर है, यहाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये, और फिफ्थ हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सिक्स्थ हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस फ्लैग को आप ध्यान रखोगे एग्जाम टाइम में भी कि आप ये देख रहे हो कि जब हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये दो प्रॉपर्टी जो 6 में से ये दो प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ कर रही हैं। जैसे यहाँ पर इसकी आप देखो हाइट ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो एटॉमिक साइज और मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करता है स्टूडेंट। तो अगर ये दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं तो अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ करती हैं। तो ध्यान रखोगे 6 में से 2 प्रॉपर्टी हैं जो लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करती हैं और बाकी रिमेनिंग जो 4 हैं जो आपने सीक्वेंस में याद करी हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। अगर हम देखें टॉप टू बॉटम जाने पर तो स्टूडेंट ये 4 जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगी, तो ऑब्वियसली ये 2 जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगी, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाने पर, मेटल कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करेगा टॉप टू बॉटम जाने पर। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़, यानी कि थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये डिक्रीज़ करेंगी। तो स्टूडेंट क्यों करेंगी उनका हम रीज़न समझेंगे, लेकिन एक ये माइंड मैप था कि आप ध्यान रखो कि ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है सर 6 में से कौन सी डिक्रीज़ हो गई कौन सी इंक्रीज़ हो गई हमको नहीं मालूम, तो इसके लिए मैंने ये एक फिगर बनाया है। आई होप आपको ये ईज़िली समझ में आएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी, दैट इज़ एटॉमिक साइज़, या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है स्टूडेंट, यानी कि ये डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर एटम की आउटरमोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल की डिस्टेंस तक। जैसे आप फिगर में देखो, अगर एटम का सेंटर है ना, आपको मालूम है कि एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यानी कि वैलेंस शेल तक, देखो इसमें 2 शेल्स हैं के और एल, तो एल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं यानी कि आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक करोगे तो क्या इसकी ये रेडियस को डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट, नहीं कर रहा, तो हमें आउटरमोस्ट शेल लेनी है। अगर थर्ड शेल होती तो हम सेंटर से थर्ड शेल तक मेज़र करते। तो यही जैसे कि आप सर्किल पढ़ते हो मैथ्स में कि सेंटर से उसकी जो आउटर लाइनिंग तक
की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ पर एटम की सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और डेफिनेशन आई कि एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि जब दो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम मेज़र कर लें और उसका हाफ कर लें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे हैं और इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारी एटॉमिक रेडियस आ जाएगी। तो स्टूडेंट जब ये एक डेफिनेशन थी तो ये सेकंड डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो इसका रीज़न बुक में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, एटम जो होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है, तो जब स्मॉलेस्ट है एटम तो उसकी वैलेंस शेल्स भी जब एटम ही नहीं दिखाई दे रहा, बहुत साइज़ बहुत छोटा है, आउटर बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, तो हम सेंटर से लेकर वैलेंस शेल की डिस्टेंस मेज़र ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो उन्होंने क्या करा, दो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि दो सेम टाइप के एटम्स को कंबाइन किया और उनके दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस को मेज़र करके हाफ कर दिया, तो वो कहलाएगी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है, आप देखते हो सर्किल की आप सेंटीमीटर में मेज़र करते हो या मीटर में करते हो, क्योंकि यहाँ पर एटम बहुत छोटा है तो इसलिए इसकी यूनिट जो होगी वो होगी एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर एक ये सर्किल सा बना देंगे छोटा सा, इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। सो 1 एंगस्ट्रॉम कितना स्टूडेंट, 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 को आप 10⁻10 से डिवाइड कर दोगे, उतना छोटा साइज़ है, उतनी छोटी एटॉमिक रेडियस है। अगर हम पिकोमीटर में करें तो आप ये दो ध्यान रखोगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो आप ध्यान रखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, कन्फ्यूज नहीं होना, क्या 10⁻9 कर दो, वो नैनोमीटर होता है, 10⁻12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। अब ये जो एटॉमिक साइज है स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर और न्यूक्लियर चार्ज पर। स्टूडेंट जो भी हम 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के रीज़न आपको 2 ही बेसिस पर देना है, नंबर ऑफ शेल्स के बेसिस पर यानी कि साइज ऑफ एटम के बेसिस पर, या फिर न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर। तो आप ध्यान रखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स पड़ेगी, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटॉमिक साइज जो होता है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। एन मीन्स न्यूक्लियर एंड सी मीन्स चार्ज। तो आप ये ध्यान रखोगे, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी स्टूडेंट, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, है ना। और अगर हम बात करें जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई कम होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं, तो अभी अगर आता है नंबर ऑफ शेल्स, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज ऑफ एटम बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, जो एटम आपको मालूम होता है पॉजिटिवली चार्ज, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है और उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। तो स्टूडेंट जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो होता है ड्यू टू द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज द एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज द साइज ऑफ एटम, है ना। हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम पर किस तरीके से वेरी कर रहा है और लेफ्ट टू राइट पर। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे मैंने ये बताया था आपको यहाँ पर इसमें कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर तो डिक्रीज़ कर रहा है और टॉप टू बॉटम पर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इंक्रीज़ करेंगी। तो स्टूडेंट देखते हैं एलिमेंट्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। हाइड्रोजन में 1 शेल है, लिथियम में 2 हैं, सोडियम में 3 हैं, पोटेशियम में 4 हैं, रुबिडियम में 5 हैं, सीजियम में 6 हैं, और फ्रेंशियम जो होता है लास्ट एलिमेंट, मैंने बताया रेडियो एक्टिव है इसलिए नहीं। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रही हैं, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से यहाँ तक 4 शेल तक होगी, इसकी 5th शेल तक। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है ना। अगर हम बात करते हैं पीरियड के अंदर कि अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो क्या होगा, तो पीरियड में आपको मालूम है नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं, जैसे कि ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। तो यहाँ आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, और इसलिए क्या होगा कि वो इनवर्ड पुल फील करेंगे, यानी कि वो मतलब इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे और वो पास आ जाएंगे
किसके, न्यूक्लियस के थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है। तो स्टूडेंट मैं इसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि एक सेंटर में एक मैग्नेट रखी है और ये स्टूडेंट ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो कि दूर है, और यहाँ पर हमने कॉइन्स रखे हैं आयरन के, हाँ। तो स्टूडेंट ये मैंने एक मैग्नेट रखी है, एक ये कॉइन रखा है, तो स्टूडेंट ये इसको अटैक नहीं कर पा रहा है ना, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे दूर रखा गया है ये। तो ऐसे ही क्या है कि जब हम न्यूक्लियस ये है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, तो वो इसको ज़्यादा अपनी तरफ अटैक नहीं कर पा रहा। अब जब एटॉमिक नंबर बढ़ा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े स्टूडेंट, तो वो वर्क करेंगे एज अ मैग्नेट, यानी कि जैसे अगर हम इस छोटी मैग्नेट की जगह बड़ी मैग्नेट लगा दें, है ना, और सेंटर में ही रखें सेम पोजीशन पर, अब क्या करेगा, ये कॉइन्स को अटैक कर लेगा क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। तो आप चाहे एक कॉइन रखो या 2 रखो, 3 रखो, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी कॉइन्स रखो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, यानी कि मैग्नेट का साइज़ बड़ा करते जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉइन्स हैं वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे और सारे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, सॉरी मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, वैसे ही क्या है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और शेल का साइज सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं रहेंगे, वो आगे नहीं जा सकते कि अच्छा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बढ़ गए हैं तो अब हम थर्ड शेल में चले जाएं, नहीं। तो इसलिए क्या होगा, जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनकी जो अट्रैक्टिव पावर है वो भी बढ़ जाएगी, है ना, पॉजिटिव पावर बढ़ जाएगी, तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अटैक कर पाएंगे, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट ये दिखाया गया है कि ग्रुप 17 के अंदर अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है, एस्ट्राटाइन का सबसे बड़ा साइज़ है और फ्लोरीन का सबसे छोटा है। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट में मैंने बताया डिक्रीज़ करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है ना। न्यूक्लियर चार्ज के देखो आप इन्वर्सली प्रश्न है ना, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगा, जैसे अभी मैंने मैग्नेट का एग्जांपल लेकर बताया। तो अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम जो है वो लार्जेस्ट है, देखो आप लिथियम का बड़ा साइज़ है और फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। ऐसे थर्ड पीरियड के अंदर स्टूडेंट सोडियम का साइज़ बड़ा होगा और क्लोरीन का साइज़ छोटा होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा सर कि अगर हम पीरियड की बात करें तो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर और नियोन जो है वो लास्ट है, पर हम फ्लोरीन ही तक ही क्यों ले रहे हैं, कि फ्लोरीन को स्मॉलेस्ट क्यों बता रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट कि क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं, नियोन है, आर्गन है, इनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती हैं, तो इनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती हैं तो उसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें रिपल्जन होता है और वो इनवर्ट्स अटैक नहीं होते, जिसकी वजह से इनका साइज़ हेलोजन के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर कोई पूछा है कि सबसे बड़ा साइज़ क्या नोबल गैसेस का होगा, तो नहीं। तो यहाँ ये साफ है, द साइज ऑफ एटम ऑफ इनर्ट गैस आर बिगर देन हेलोजन ऑफ द सेम पीरियड, दिस इज बिकॉज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इनर्ट गैसेस इज कंप्लीट, है ना। सो दे, ये आप लिखोगे साइज ऑफ इनर्ट गैस इज बिगर बट नॉट बिगर एज एल्कली ऑफ द सेम पीरियड। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा एटम कौन होगा तो आप लिथियम ही लिखोगे, आप नियोन नहीं लिखोगे। ओनली यही क्वेश्चन आएगा कि नियोन फ्लोरीन से ही थोड़ा साइज बड़ा होता है, क्यों होता है आप लिखोगे बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। इसके बाद स्टूडेंट एक रीजनिंग क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पर, और दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन आप बुक से ये देखोगे, नोट कैटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर, सो फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखोगे स्मॉलर नॉट ग्रेटर, है ना, स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, यानी जिस एटम से मिलकर वो, जिस एटम से वो ओरिजिनेट हुई है उसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा और कैटाइंस का साइज छोटा होगा। यानी कैटाइंस आपको मालूम है, जैसे सोडियम है, सो सोडियम व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1, व्हेन इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म 2 8, इट बिकम स्टेबल एंड फॉर्म द पॉजिटिव आइंस Na positive. So cation is formed by the loss of electron and protons are more than the electron. So जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली क्या हुए, प्रोटॉन्स बढ़ गए। जब प्रोटॉन्स बढ़ गए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेंगे। जैसे टग ऑफ वॉर होता है स्टूडेंट, वन साइड 11 सेकंड साइड 11, अब क्या हो कि वन साइड 10 रह जाए और दूसरी साइड 11 हो जाए, तो 11 साइड वाले क्या करेंगे, 10 को अपनी तरफ अटैक कर लेंगे। तो सेम साइज, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 प्रोटॉन थे, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो 10 रह गए लेकिन प्रोटॉन 11 है, तो प्रोटॉन 11 क्या करेंगे, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो सोडियम आयन इज स्मॉलर देन द सोडियम एटम, इसका भी अगर रीजन आएगा तो भी आप यही लिखोगे।
अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, उसमें हमें एक और रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा। एनाइंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं वो बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, यानी कि Cl नेगेटिव बिगर होगी, यानी कि क्लोरीन आइंस बिगर देन द क्लोरीन एटम। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अब इसमें देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का 17, यानी कि प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब हो गए 18। तो अब प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन्स 18 है, क्या वो उसको अपनी तरफ इफेक्टिवली पुल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब वो पुल नहीं करेंगे तो उस पर क्या होगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो लेस इनवर्ट फोर्स यानी कि पुल एक्सपीरियंस होगा। और क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है वो भी रिपेल करेगा जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन से बढ़ गया और दूसरा प्रोटॉन्स ऑलरेडी कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसलिए वो उसको अटैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए एनाइन का साइज बिगर होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। अब आता है स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड यानी कि नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन, और इसमें एक डेफिनेशन आप याद करोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस क्या होती हैं और उनको किस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो स्टूडेंट आइसो मीन्स होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो स्पीसीज, यानी कि कोई न्यूट्रल एटम भी हो सकता है या पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस भी हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमको दी गई होंगी तो स्टूडेंट हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका साइज़ बड़ा है और किसका साइज़ छोटा है। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज़ स्टूडेंट छोटा होगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 12 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब 2 कम हो गए तो 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें 11 है और पॉजिटिव का मतलब 1 कम हो गया है 10। फ्लोरीन का 9 होता है, एक नेगेटिव का मतलब 1 उसके पास एक्स्ट्रा है तो 10 हो गए। ऑक्सीजन का 8 होता है, -2 का मतलब उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो इन सब में 10 है। लेकिन अगर हम बात करें इनके साइज़ की, है ना, तो आप देखो जिसका प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसका साइज़ छोटा है ना। उसके बाद देखो प्रोटॉन्स किस में ज़्यादा हैं, सोडियम में, तो उसका साइज़ इतना है। फ्लोरीन में इसका साइज़, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम हो रहा है साइज़ बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर दी हो और उनको अरेंज करने के लिए बोला जाए तो आप ये देख लोगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है उसका साइज़ छोटा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट दैट इज़ मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर स्टूडेंट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। यानी कि आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर हार्ड, मेलिएबल, सोनोरस, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो डेफिनेशन जो थी जूनियर क्लासेस के लिए थी। यहाँ पर 10th के में अगर आप मेटल्स की डेफिनेशन को कंसिडर करोगे तो वो उसकी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी के बेसिस पर आप डिफाइन करोगे कि कोई चीज़ मेटेलिक है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे ही एग्जांपल्स हैं मेटल के। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाएगा वो उतनी ही ज़्यादा मेटेलिक कहलाता है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखोगे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव आइंस बनाया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 पॉजिटिव आइंस बनाएगा। तो आपको मालूम है कि सोडियम का साइज़ बड़ा होता है विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नीशियम और इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये ईजिली Na पॉजिटिव बना लेगा एज कम्पेयर टू Mg2 पॉजिटिव। तो इन दोनों में स्टूडेंट सोडियम ज़्यादा मेटेलिक होगा। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है ना, और इसके अंदर आपको मालूम है 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता नहीं है। और जब ये हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है तो उसके पास ओनली 1 प्रोटॉन ही बचता है। तो इस जो अब ये जो कैटाइन बनाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव आइंस, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव का एक और नेम होता है स्टूडेंट दैट इज द प्रोटॉन। अब मेटेलिक करेक्टर डिपेंड किस पर करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको बताया था कि जो हम 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो आप देखो मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मेटल्स हैं, अगर जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा मेटेलिक होगा, और अगर हम बात करें कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो उतना कम मेटेलिक होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। स्टूडेंट अब आते हैं यहाँ पर कि ये 2 फैक्टर मैंने आपको बता दिए, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज आप ध्यान रखोगे। एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो सोडियम 281, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने अपना आटोमिक शेल कंप्लीट कर लिया 28 बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स जो होते हैं वो आप एक टर्म याद कर लो, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जो कि नॉन मेटल्स होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आता है ट्रेंड कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप,
जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आप देखिए कि मेटलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट अगर डिक्रीज़ कर रहा है ना, तो टॉप टू बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में मेटलिक करेक्टर नहीं आ रहा, तो इसलिए मेटलिक करेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़। अब यहाँ रीज़न आता है कि ये इंक्रीज़ क्यों करता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस जो होती है वो न्यूक्लियस से वो ज़्यादा होती है और न्यूक्लियर फोर्स उस पर कम लग रहा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ईजी होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ देखिए आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स रखे हैं, है ना। हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें 2 शेल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो यहाँ आप देखो, इसमें सीजियम में जो है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इंटर न्यूक्लियर और हम कहें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ नहीं हो पाएगा। और जबकि यहाँ पर डिस्टेंस भी ज़्यादा है और जो इनर शेल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके न्यूक्लियर चार्ज को रोक रहे होंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रिलीज़ करना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जब हम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है और टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होती है, इसलिए मेटलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। सो आपको ये ध्यान रखना है, इन ग्रुप 1 लिथियम इज द लीस्ट मेटेलिक, और जबकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो नहीं होगा। तो फ्रेंशियम के बाद कौन आता है स्टूडेंट, सीजियम। तो सीजियम मोस्ट मेटेलिक है और लिथियम लीस्ट मेटेलिक है। अब अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो आप देखो सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं हो पाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ डिक्रीज़ करता है, इसलिए टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज़ करती है। तो जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो लेफ़्ट साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल पर, ये भी एक क्वेश्चन आया था, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पर होते हैं, और बीच में कुछ सेमी मेटल्स पड़ते हैं जिनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप पीरियड 2 के अंदर सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है, लिथियम, और सबसे ज़्यादा कम मेटेलिक कौन है, फ्लोरीन, और अगर पूछा जाए कि कोई मेटलॉइड बताइए, दैट इज़ द बोरॉन। सिमिलरली इन पीरियड 3 सोडियम से स्टार्ट होता है, तो सोडियम इज मोस्ट मेटेलिक होता है और एंड होता है क्लोरीन पर। जैसे यहाँ पर आप देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये एंड हो रहा है क्लोरीन पर, इसलिए क्लोरीन जो होगा वो लीस्ट मेटेलिक होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम नॉन मेटेलिक करेक्टर, जो कि मेटेलिक करेक्टर के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे मेटल्स की डेफिनेशन थी, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस। सिमिलरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एंड फॉर्म द नेगेटिव आइंस। यूजुअली नॉन मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, जबकि मेटल्स के जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं। तो स्टूडेंट जब इनके पास 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे 7 को 8 करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 को 2 करने हैं 8 करने के लिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और 5 को 3, सो दे कैन गेन 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। अब देखिए नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है मेटेलिक के अपोजिट होता है। मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, नॉन मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है। तो अब हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर स्टूडेंट डिक्रीज़ करता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 14 के अंदर, तो कार्बन तो नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, और नीचे वाले एलिमेंट्स मेटल हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज स्टूडेंट डिक्रीज़ करता है, इसलिए नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। आपको मालूम है मेटल्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं, सिलिकॉन मेटलॉइड है, एंड फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये नॉन मेटल हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप पढ़ोगे कि नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, सो अक्रॉस अ पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो स्टूडेंट जो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम मेटल है तो इसके बेसिक होंगे। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो ऑक्साइड है Al2O3 वो एम्फोटेरिक होता है। तो आप ये ध्यान रखो कि पीरियड 3 के अंदर ऐसा एलिमेंट बताएं जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक, दैट इज़ एल्यूमिनियम। और अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे, दैट इज़ द क्लोरीन। सो डाउन द ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज़ करता है, क्योंकि सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं
सॉरी मेटेलिक अगर करेक्टर बढ़ रहा है तो उनका बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, यानी कि जो उनके ऑक्साइड्स हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे। और अगर जब नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है जैसे लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो उनका मीन्स बेसिक ऑक्साइड का नेचर डिक्रीज होगा, एसिडिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट आप कवर करोगे रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। तो आपको मालूम है कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें पीरियड थर्ड के अंदर, तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर क्या हो रहा है, मेटल की रिएक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। फिर मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उससे कम है, सिलिकॉन जो कि यहाँ पर मेटलॉइड है कम। अब इसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट हो गए। तो अगर हम बात करें फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में, तो कौन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा, दैट इज़ क्लोरीन। तो क्या होगा कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे सिलिकॉन तक तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और क्लोरीन से सिलिकॉन तक जाएंगे जब भी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, यानी कि रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी यहाँ पर और फिर उसके बाद इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप आपको मालूम है अगर मेटेलिक ग्रुप है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और अगर नॉन मेटेलिक ग्रुप है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। जैसे मैंने यहाँ ये लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है तो पोटेशियम आंसर आएगा। और अगर मैंने नॉन मेटल का ग्रुप लिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो स्टूडेंट आप देखो कि जिसका साइज़ छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो फ्लोरीन इसमें ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके बाद आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने हैं, तो आपको मालूम है कि जितना साइज़ छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसमें ग्रुप 1 में लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, पोटेशियम का अगर हम इन 3 में कंपेरिजन करें तो कम है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आप इससे ये पता लगा सकते हो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटल के में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स बढ़ते हैं, है ना। तो ये गैस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। तो आपको मालूम है कि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, गैस का कम होता है। तो इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर बॉइलिंग पॉइंट आप और मेल्टिंग पॉइंट आप ध्यान रखोगे इंक्रीज़ करेगा। अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर आप देखिए यहाँ पर, तो ये पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं, तो आप देख रहे हो कि लगातार ये नंबर जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 98, फिर ये 650, फिर 660, फिर 14, तो यहाँ तक तो बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होने लगा, कम हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था, तो आप इसको ध्यान नहीं रखोगे। डेंसिटी जो होती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, यानी कि अगर मेटल्स की बात करें तो पहले इंक्रीज़ करेगी फिर डिक्रीज़ करते होगा, तो कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो आप डेंसिटी ध्यान नहीं रखना। लेकिन हाँ, ग्रुप इसकी आप डेंसिटी ध्यान रख लेना, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। जैसे कि लिथियम जो होगा वो लेस डेंसर होगा, और सीजियम जो होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है। तो अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इतने में पढ़ना क्या है, तो इतने में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेटल का ग्रुप है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, नॉन मेटल का ग्रुप है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, है ना। पीरियड के अंदर पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी फिर इंक्रीज़ करेगी। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स के ग्रुप में तो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन नॉन मेटल्स के ग्रुप में इंक्रीज़ करेगा, है ना। पीरियड का यहाँ पर कुछ रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो आप ध्यान नहीं रखोगे। फिर आप देखोगे डेंसिटी, तो डेंसिटी ग्रुप 1 में क्या होगा, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ करती है। तो पूछा जाए कि ग्रुप 1 का लीस्ट आप बताइए जो कम डेंसर एलिमेंट हो, दैट इज़ द लिथियम, और ज़्यादा अगर पूछा जाएगा दैट इज़ द सीजियम। नॉन मेटेलिक करेक्टर के बाद जो हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसके अनदर नेम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, या एक और नेम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई और पी से। तो स्टूडेंट ये तीनों चीज़ एक है, एग्जाम में अगर किसी भी नेम से पूछी जाए तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन ये है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मींस आईपी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, जैसे कि सोडियम है, तो आपको मालूम है सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, है ना। तो स्टूडेंट होता क्या है कि ये सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, यानी कि अगर जो टीचर्स हम पढ़ाते हैं कि हमने Na लिखा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na पॉजिटिव बना दिया, है ना, तो हम ये स्टेप स्किप कर जाते हैं। तो पहले क्या होता है, सोडियम जो होता है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, सोडियम गैस, है ना। प्रोसेस सब्लिमेशन, इसको अब हम कहेंगे न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल था लेकिन ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 281, यानी कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये गैस में आ जाएगा स्टूडेंट तो पार्टिकल्स थोड़े से लूजली
पैक्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ईज़िली निकाल सकते हैं। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन हम ईज़िली रिमूव करेंगे, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद बन जाएगा Na पॉजिटिव के अंदर। अब ये कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। अब ये स्टेबल हो जाएगी 2 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। अब हम इसको रिलेट करते हैं डेफिनेशन से, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये रही एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये रहे हमारा न्यूट्रल गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसलिए इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम, तो आपको मालूम है मैग्नीशियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 डायरेक्टली रिमूव नहीं होते, एक एक करके रिमूव होते हैं। यानी कि पहले Mg पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा, फिर फर्दर Mg पॉजिटिव चेंज होगा Mg2 पॉजिटिव के अंदर। आफ्टर दिस स्टूडेंट आपको इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। तो आयोनेशन जो एंथैल्पी है वो मेजर्ड होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोजूल पर मोल। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो किलोजूल मोल इनवर्स। इसको समझते हैं स्टूडेंट। 1 मोल के अंदर, यानी कि आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ोगे, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इतने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। स्टूडेंट अगर मैं इस पावर को ओपन कर दूं तो ये नंबर बन जाएगा 6022, देन 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने एटम्स होते हैं। तो अगर स्टूडेंट इतने एटम में से अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, वो देनी पड़ेगी हमें किलोजूल में और पर मोल, है ना, किलोजूल में देनी पड़ेगी। तो किलोजूल पर मोल इसकी यूनिट होगी। अब अगर इतने एटम ना हो स्टूडेंट, ओनली एक ही एटम हमने लिया है, तो उसके लिए हमें स्मॉल यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर इतने हैं 1 मोल हैं तो किलोजूल पर मोल, है ना। इसको और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अब आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किन फैक्टर्स पर करती है। आपको मालूम है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। सो ये एटॉमिक साइज के तो स्टूडेंट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि एलिमेंट जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा, है ना। और अगर सेकेंड थिंग है पीरियड में, अगर हम जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज के, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपको मालूम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो उसमें से क्या हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं। जैसे स्टूडेंट इसमें देखिए, अगर मैं बात करूँ सीज़ियम और लिथियम में, तो आप देखो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है यहाँ पर कम है, और यहाँ पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो और यहाँ पर इसके जो अंदर वाली शेल्स है उनमें भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी न्यूक्लियर चार्ज को रोक रही होंगी। तो स्टूडेंट इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कम देनी है और इसमें ज़्यादा देनी है। सिमिलरली अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अब इसके ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरीके से ये वेरी करती है? तो पहला ट्रेंड्स जो है that is the across a period. So ionization energy tend to increase as we move from left to right, और रीज़न क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये इसका रीज़न होगा, है ना। आप देखो ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट हैं, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी आप जा रहे हो तो बढ़ रही है ना। आप देखो नोबल गैस क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, उनके में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे? क्या वो अनस्टेबल होना चाहेंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर इनके पीरियड में अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो नोबल गैस की होगी। आप चाहे सेकेंड पीरियड ले लो, आप चाहे थर्ड पीरियड ले लो। नेक्स्ट है डाउन अ ग्रुप। आपको मालूम है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। तो स्टूडेंट क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो होता है वो इंक्रीज करती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर डिक्रीज करती है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि अगर हम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसमें आप देख रहे हो 520 है, देन 496 है, देन ये, तो आप लगातार देख रहे हो कि एनर्जी कम हो रही है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। इसके बाद ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। हीलियम है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हीलियम एक तो ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट है और स्मॉल साइज है, वाइल
सीरियम जो ग्रुप 1 में आती है हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सीरियम से नीचे फ्रेंशियम होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी हम डिटरमाइन नहीं करते। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। मेटल्स हैव यूजली डैश आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको यहाँ लो लिखना है। वेयर एज नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हमने 1 कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं जो कि 10th में है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो ये एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम है ना। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो ये भी जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, है ना। एंड इट फॉर्म द दैट इज नेगेटिवली चार्ज गैसियस आयन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके दो नेम हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होती है। अगर एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर कई सारे एटम्स हैं यानी कि 1 मोल है तो किलो जूल पर मोल। फिर है नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन, यानी कि जितना नेगेटिव साइन ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन जो है वो -349 किलो जूल पर मोल है। अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दैट इज न्यूक्लियर एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज के तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एज द स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। यानी कि जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, यानी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी ही उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो ये 2 फैक्टर आपको देखने हैं। अब यहाँ देखिए ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये है अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, यानी कि फर्स्ट पीरियड है तो हाइड्रोजन की माइनस में और हीलियम की पॉजिटिव में है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आप देखोगे एस्टेरिस्क बना है। सो इनर्ट गैसेज हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में अगर कोई आपको एक्स वाई जेड करके दिया है और उसकी अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखी है और पूछा जाए कि एक्स वाई जेड में से किसी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिखी है और पूछा जाए कि इसमें से इनर्ट गैस कौन सी होगी, तो आप उस पॉजिटिव वाले को या 0 जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको आप सिलेक्ट करोगे। रीज़न क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन होता है वो ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, है ना। ग्रुप 2 and 15 डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे आर एक्सेप्शंस। तो उनके रीज़न आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं। तो आप यहाँ देखो, जैसे पीरियड सेकंड है तो -60 चल रहा है, -88, देन ये और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि एनर्जी और ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। आप देखो फ्लोरीन की -328 है और क्लोरीन की -349 है, जबकि साइज़ फ्लोरीन का छोटा है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एन एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन इन ग्रुप 17 फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी as compared to chlorine. Similarly, in group 16, oxygen has lower electron affinity than sulfur. ये ऐसा क्यों हो गया? देखो स्टूडेंट, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स हैं, है ना। तो इसके पास स्पेस कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो इसके पास स्पेस उतना इजी, इसकी टेंडेंसी तो है गेन करने की, लेकिन स्पेस ही नहीं है ना। इसके पास टेंडेंसी भी है और स्पेस भी है, तो इसलिए ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा और ये एनर्जी कम करेगा, है ना। तो जब फ्लोरीन में एटम आएगा तो स्पेस नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली वेलकम नहीं होगा, यानी कि वो इजीली गेन नहीं होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो आपको अगर ग्रुप 17 में अरेंज करने के लिए आए कि आपसे कहा जाए कि ग्रुप 17 अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर का लगाने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप लगाओगे आयोडीन, क्योंकि इसका साइज़ जो है सबसे ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। फिर ब्रोमीन, फिर अब क्लोरीन नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि एक्सेप्शन की वजह से क्या होगा, पहले फ्लोरीन आएगा उसके बाद क्लोरीन आएगा, तो इसको आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाता है ना। फ्लोरीन और ऑक्सीजन का आप ये याद रखोगे, और रीज़न क्या रखोगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता। So now trend in the group. So on moving top to bottom in a group, size increases, so electron affinity decreases. इसके बाद स्टूडेंट हमको करनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि स्टूडेंट जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो 2 एलिमेंट के बीच में बनती है, तो उसमें जो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली है
है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पर हैं ऑलमोस्ट, तो वो बनती है नॉन पोलर बॉन्ड। और जब एक इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तब वो कहलाती है हमारी नॉन पोलर। तो जो अब ये नॉन पोलर क्यों हुआ, सॉरी पोलर क्यों हुई, क्योंकि एक एलिमेंट ने क्या किया, उन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक कर लिया। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। स्टूडेंट ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो आपको मालूम है हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है ना। तो ये जो है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और इसने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। जितनी टेंडेंसी से ये अपने इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, उतनी ही स्ट्रेंथ से ये इसके को करेगा। अब दोनों ही की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे स्टूडेंट, सेंटर में रहेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं नॉन पोलर, है ना। आपने पढ़े होंगे 9th में पोलर कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर, अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आए हो तो आप यहाँ देख सकते हो, है ना। तो अब ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं अपने ये चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर लूँ और ये चाहता है कि मैं इसके को कर लूँ, लेकिन दोनों ही नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये हम देखते हैं पोलर के केस में। HCl आपको मालूम है पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि क्या है कि ये अगर सेंटर पॉइंट है तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस यहाँ पर अब न्यूक्लियस रह जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसलिए इस पर ये जो डेल्टा बना है ये रिप्रेजेंट करता है स्लाइटली, मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज की वजह से ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड हो जाएगी, है ना। तो यही टेंडेंसी, जो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये HCl का एटम है और इसकी क्या है टेंडेंसी, यानी कि आप डेफिनेशन देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये HCl का मॉलिक्यूल है। अब इसकी जो टेंडेंसी है इस एटम की टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसने क्या करा, अपनी तरफ अटैक कर लिया। यही टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट याद रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। और द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइस किया था लाइनस पॉलिंग ने इन 1932 के अंदर। इसमें आपको देखना है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है 0.7 वो होता है सीजियम, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए पूरे टेबल में कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या है, तो दैट इज़ द फ्लोरीन, है ना। और लोएस्ट वाला कौन सा है, सीजियम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है अगेन साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज पर। तो जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विद ग्रेटर फोर्स। अब बात करते हैं किस तरीके से ये मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। सो अक्रॉस अ पीरियड सिंस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। और अगर हम ग्रुप में बात करें, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती हैं, तो साइज जो है डिस्टेंस से जो होती है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करेगा, उसको इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। नोबल गैस हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट सो डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती ना। नोट नंबर 1, जनरली मेटल्स हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, क्योंकि टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन किसकी होगी, नॉन मेटल की ज़्यादा होगी। मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स होते हैं वो टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड क्यों नहीं टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते, क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से अलग होती है। उसके बाद स्टूडेंट हम ये टॉपिक करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें आपको ये ध्यान रखना है एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, यानी कि ये हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये इनके ग्रुप नंबर हैं 1 2 13 14 15 इस तरीके से। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया, यानी फर्स्ट का ग्रुप क्या हो गया, सेकंड, और पीरियड सेकंड का आप क्या हो जाए, थर्ड। तो ये क्या करेंगे, डायगोनली क्या करते हैं, राइट डायगोनल ऑफ एलिमेंट लीड्स टू डायगोनल रिलेशनशिप, यानी लिथियम जो होगा वो डायगोनली रिलेटेड करेगा किससे, मैग्नीशियम से, बेरिलियम करेगा एल्यूमिनियम से, बोरोन करेगा सिलिकॉन से, इसलिए इनको हम ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी किस तरीके से शो करते हैं स्टूडेंट,
स्टूडेंट आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, है ना, ये ग्रुप 1 का है, ये 2 का है, ये 13 का है, ये 14 का है ना। थर्ड के हो गए सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। आपको मालूम है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज़ बढ़ता है। मान के चलिए ये मैंने किया लेट, ये 1 पिकोमीटर है और 0.1 से ये बढ़ गया, सो ये 1 पिकोमीटर है और नीचे जाने पर ये 1.1 पिकोमीटर हो गया। और लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमने पढ़ा था साइज़ कम होता है, तो 0.1 मैंने डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि 1 का हो गया 0.9 पिकोमीटर, 0.8 और 0.7। यहाँ 1.1 का हो गया 1, 9 एंड 8। तो आप देखो स्टूडेंट, डायगोनली क्या होगा कि लिथियम किसके साथ प्रॉपर्टी सिमिलर करेगा, मैग्नीशियम के। क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। जब साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इक्वल होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी आयंस फॉर्म करने के लिए। सिमिलरली बेरिलियम रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन रिएक्ट करेगा सिलिकॉन के साथ। तो एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए कि लिथियम विल शो द डायगोनल रिलेशनशिप विद विच एलिमेंट, तो आपको याद रखना है, आप आंसर लगाओगे मैग्नीशियम। पूछा जाए बोरोन किसके साथ करेगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, तो आपके ऑप्शंस में से आप लगाओगे सिलिकॉन। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड बाय Z, और आपने पढ़ा हुआ जूनियर क्लासेस में कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आप किसी भी एटम के प्रोटॉन्स काउंट कर लो तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट आप करोगे मास नंबर। मास नंबर सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी कि जो न्यूक्लियस में आपको मालूम है एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट, है ना। तो न्यूक्लियस में स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा मास नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए। यानी कि कोई अगर मैं सिंबल अगर ड्रॉ करूँ, सपोज एक्स है, तो यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा और जेड पर ख़त्म होगा, तो ए इसका मास नंबर होगा और जेड जो होगा वो उसका होगा एटॉमिक नंबर। फिर आप स्टूडेंट इसमें करोगे, ये एक पॉइंट दे रखें, दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन होते हैं, तो उनका ये देखा गया कि जो मास नंबर होता है वो उनका जस्ट डबल होता है ना, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड आर्गन। जैसे आप देखो हीलियम, तो हीलियम का डबल मीन्स हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका डबल क्या होता है, मास नंबर 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका डबल है 12। हियर बेरिलियम का 4 होता है तो डबल 8 होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका क्या है 9, यानी कि 4 8 से एक ज़्यादा। इसका 18 टू द 36 होना चाहिए, लेकिन 40 है। अब स्टूडेंट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उनमें क्या करते हैं, डबल करके, यानी कि उनके प्रोटॉन को डबल करके 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि ए एटॉमिक मास जो होगा वो 2Z + 1 के बराबर होगा। जैसे 3 टू द 6, 6 + 1 7, 5 टू द 10, 10 + 1 11, है ना। फ्लोरीन का 9, 9 टू ज़ा 18 + 1 19, सोडियम 11, 11 टू ज़ा 22 एंड +1 23। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नाइट्रोजन का 7 है तो 7 डबल होने चाहिए, 14 + 1 15, लेकिन इसका कितना है 14 है। हाइड्रोजन का 1 डबल होना चाहिए, 2 + 1 3, लेकिन इसका कितना है 1। उसके बाद स्टूडेंट आप ये, आई होप आपने ये 20 तक एलिमेंट्स याद किए होंगे, ये इनके सिंबल्स हैं, एटॉमिक नंबर्स दिए रखे हैं, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप ये टेबल प्रिपेयर करोगे। उसके बाद स्टूडेंट आप करोगे, ये 2 लाइन्स हैं नोट में, एलिमेंट्स विद n/p मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो अगर अराउंड 1 के आसपास आ रहा है या 1.1 आ रहा है या 1 से कम आ रहा है तो स्टेबल से, ये लाइट मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, है ना। एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो 1.5 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि वो अनस्टेबल होते हैं, एंड दे कंटिन्यूसली एमिट द रेडिएशन, जैसे कि हैवी मेटल्स लाइक यूरेनियम। इसको समझते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स में बताऊं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी कि 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है एंड जो हैवी वाटर में पाया जाता है, 1T3 मीन्स ये होता है ट्राइटियम जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट इन सब में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो 1 है। न्यूट्रॉन आपको मालूम है इसमें 0 होता है, इसमें 1 होगा। मास नंबर में से आप प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये इसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 - 1 2 आ जाएंगे। अब आप देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तो इसका तो 0/1 0 आ जाएगा, इसका 1/1 1 आ जाएगा, इसके न्यूट्रॉन है 2/1 2। तो इसलिए स्टूडेंट ये जो होता है इसकी वैल्यू जो है 1.5 से ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए ये जो आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का ये रेडियो एक्टिव होता है। अब स्टूडेंट उसके बाद आप
को मैंने पढ़ाया है, आप ये कंपैरिजन देख लोगे, एक रीडिंग कर लोगे कि एल्कली मेटल्स और हैलोजन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आपको पहला उनके एलिमेंट्स के नाम ध्यान रखने हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, एटॉमिक साइज ऑर्डर क्या है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये आप करोगे और स्टूडेंट इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।